नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है दोस्तों प्रायद्वीप पठार या दक्षिण का पठार, आज की हमारी क्लास है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्वीप, तो दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड, जमीन का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो तो वह जो है आइलैंड या द्वीप जो है कहलाता है। तो दोस्तों जमीन का वह भाग जो चारों ओर से जो है, यानी यह एक आइलैंड हो गया, ये चारों ओर से जो है पानी से घिरा है। तो बीच का यह है ये जमीन का हिस्सा है और इसके चारों ओर जो है पानी है, तो इसी को जो है आइलैंड कहते हैं, यानी वह भूमि का टुकड़ा यानी हिस्सा जो चारों ओर से जल से घिरा हो तो वह जो है आइलैंड कहलाता है। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, जमीन का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो तो वह जो है प्रायद्वीप कहलाता है। दोस्तों प्रायद्वीप में क्या होता है, जमीन का वह भाग जो तीन ओर से जो पानी से घिरा होता है, यानी तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है और एक ओर से जो है नहीं घिरा होता है, तो उसको जो है हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप जो है दोस्तों प्रायद्वीप भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। दोस्तों प्रायद्वीप या भारत जो है गोंडवाना लैंड का जो है भाग है। बात है दोस्तों पठार जो है समतल है, यानी नीचे से ऐसा होता है और ऊपर से जो है ये समतल होता है और ये जो है लोक यानी चट्टान का जो है बना होता है। इसका आकार कैसा है दोस्तों, त्रिभुजाकार है, यानी ये ऐसे है। इंडिया का नीचे का हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय भारत जो है, इधर भी जल है और इधर भी जल है और इधर भी जल है, यानी इधर जो है अरब सागर आ गया और इधर जो है हिंद महासागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। तो तीन ओर से घिरा है तो इसीलिए जो है इसका त्रिभुजाकार है, यानी ये त्रिभुजाकार है, तो इसीलिए इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। 300 मीटर की दूरी से दिखाई दे सके, 300 मीटर की दूरी से जो है दिखाई दे सके। अरावली पर्वत, दोस्तों अरावली पर्वत के बारे में जानते हैं। अरावली की लंबाई कितनी है, 800 मीटर। अरावली पर्वत की लंबाई 800 मीटर। विस्तार किन किन राज्यों में है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी तक जो है 3 राज्यों में एक यूनियन टेरिटरी में जो है अरावली पर्वत का जो है विस्तार है। विश्व का प्राचीन पर्वत है दोस्तों, विश्व का प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे प्राचीन यानी प्राचीन पुराना पर्वत है। यानी विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं दोस्तों, इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी, दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू की पहाड़ी में स्थित है। माउंट आबू की पहाड़ी में जो है यह पड़ती है, राजस्थान में है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई। इन पहाड़ियों में जो है एक जैन मंदिर भी पड़ता है, जो कि दिलवाड़ा मंदिर है, जो कि जैन धर्म के लिए जो है प्रसिद्ध है। यानी माउंट आबू की पहाड़ियों में जो है एक जैन मंदिर भी है, जिसका नाम है दिलवाड़ा मंदिर। रायसीना की पहाड़ी, दोस्तों रायसीना की पहाड़ी पर, दिल्ली जो है हमारी रायसीना की पहाड़ी पर जो स्थित है। अरावली पर्वत का ही भाग है रायसीना पहाड़ी, जो कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जो है रायसीना की पहाड़ियों का विस्तार है। राष्ट्रपति भवन, दोस्तों राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना की पहाड़ियों पर बना है, यानी जहाँ पर राष्ट्रपति जी रहते हैं तो उनका राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना की पहाड़ी पर जो है बना हुआ है। बनास नदी अरावली पर्वत को 2 भागों में बांटती है। दोस्तों बनास नदी जो है अरावली पर्वत को जो है 2 भागों में बांटती है, यानी 2 भागों में जो डिवाइड करती है। तो कौन सी नदी करती है, बनास नदी जो है अरावली पर्वत को 2 भागों में जो है डिवाइड करती है। अब आता है दोस्तों विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत, यह मध्य प्रदेश में है दोस्तों। विंध्याचल पर्वत यानी विंध्य पर्वत जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का जो है विभाजन करता है। दोस्तों विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत यानी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो है विभाजन करता है विंध्याचल पर्वत। यहाँ से लाल पत्थर पाया जाता है दोस्तों, यहाँ से जो है यानी विंध्याचल पर्वत से जो है लाल पत्थर निकाला जाता है। विंध्याचल की पहाड़ियों में जो है पन्ना की खान, जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में, हीरे की खान इसी पर्वत पर है। विंध्य पर्वत का पूर्व विस्तार
विंध्य पर्वत का पूर्व में विस्तार कहाँ तक है? एमपी और बिहार में है विंध्याचल पर्वत का पूर्व में विस्तार, जिनको जो है कैसूर की पहाड़ी जो है कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, विंध्याचल पर्वत का जो है पूर्व में विस्तार है मध्य प्रदेश और बिहार तक है। तो इन्हीं पहाड़ियों को जो है कैसूर पहाड़ी के नाम से जो है जाना जाता है। अब आता है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो है 3 भागों में विभाजित है, यानी 3 पहाड़ियों में जो है विभाजित है। लाचला की पहाड़ी, जिनका विस्तार जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। और दूसरा भाग है दोस्तों महादेव की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में इसका विस्तार है। मैकाल पहाड़ियों का विस्तार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, यानी मध्य प्रदेश में मैकाल पहाड़ियों का ज़्यादा विस्तार है और छत्तीसगढ़ में जो है बहुत ना के बराबर जो है इसका विस्तार है। सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ चोटी है, जो कि महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, यानी मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर की ऊंचाई है। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों धूपगढ़ चोटी जो है मध्य प्रदेश एवं सतपुड़ा पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। याद रखें दोस्तों 1350 मीटर है धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई। मध्य प्रदेश और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश में है। इससे 2 नदियाँ निकलती हैं दोस्तों। अमरकंटक चोटी से जो है 2 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी जो है निकलती हैं अमरकंटक चोटी से। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा बहती दोस्तों। सतपुड़ा पर्वत के जो है उत्तर में नर्मदा बहती है, यानी इधर हो गई दोस्तों, ये हो गया हमारा नॉर्थ, यानी उत्तर में जो है नर्मदा बहती है और इधर जो है हमारी साउथ में ताप्ती नदी जो है बहती है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, यानी ये हो गया हमारा सतपुड़ा पर्वत। तो इधर आ गई हमारी नर्मदा नदी और इधर आ गई जो है ताप्ती नदी। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है, तो ये आ गया हमारा सतपुड़ा पर्वत। ये आ गई उत्तर नॉर्थ में आ गई हमारी ताप्ती नदी और नीचे आ गई नॉर्थ में आ गई नर्मदा नदी और नीचे आ गई दक्षिण में ताप्ती नदी। सतपुड़ा की रानी दोस्तों, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को जो है सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, जो कि एक पर्वतीय नगर है महादेव पहाड़ियों में। याद रखें दोस्तों, हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, हिल स्टेशन है महादेव की पहाड़ियों में, जो कि सतपुड़ा पर्वत का भाग है। केंद्रीय उच्च भूमि दोस्तों, केंद्रीय उच्च भूमि में मालवा का पठार विस्तार कहाँ तक है? मालवा का पठार का दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तो इन 3 राज्यों में जो है मालवा का पठार का विस्तार है। विंध्या एवं अरावली पर्वत के मध्य है दोस्तों। मालवा का पठार जो है विंध्या पर्वत एवं अरावली पर्वत के जो है मध्य है। ढलान उत्तर से पूर्व की ओर है। मालवा के पठार का ढलान जो है दोस्तों उत्तर से पूर्व की ओर है मालवा के पठार का ढलान। चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, कैन नदियों का उद्गम होता है मालवा के पठार से। जो है चंबल नदी, सिंध, बेतवा और कैन नदियों का जो है उद्गम होता है। मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? मालवा के पठार का जो है निर्माण कैसे हुआ? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। बेसाल्ट चट्टानों से क्या हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? यह ज्वालामुखी के लावा से बनी है। बेसाल्ट चट्टानें जो है दोस्तों ज्वालामुखी के लावा से जो है बनती हैं। बेसाल्ट चट्टानों में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, यानी काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। अब आता है दोस्तों दूसरा आता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का विस्तार कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के पठार का विस्तार है। यूपी, उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड के पठार में। अब आता है तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार का विस्तार जो है दोस्तों उत्तर और मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बघेलखंड में जो है उत्तर प्रदेश के जो है 2 जिले जो है आते हैं और बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों, अब आता है नंबर 4 पर छोटा नागपुर का पठार, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 4 राज्यों में छोटा नागपुर के पठार का जो है विस्तार है। खनिजों में समृद्ध है। खनिजों में समृद्ध यानी यहाँ से जो है खनिज निकाले जाते हैं। लोहा और कोयला जो है अधिकतम मात्रा में छोटा नागपुर के पठार से निकला जाता है, जो कि झारखंड में
स्थित है छोटा नागपुर का पठार। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं दोस्तों, इसे भारत का रूर प्रदेश भी जो है कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को। अब रूर प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि जर्मनी में एक रूर शहर है जहाँ से जो है कोयला निकलता है, तो उसी की तुलना में जो है भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को, क्योंकि यहाँ से भी जो है कोयला जो है निकाला जाता है। दामोदर नदी इस पठार को दो भागों में बांटती है दोस्तों। दामोदर नदी जो है इस पठार को दो भागों में बांटती है, यानी ये हो गया छोटा नागपुर का पठार और ये निकल गई यहाँ से दामोदर नदी। तो इधर का भाग जो है हजारीबाग पठार हो गया नॉर्थ वाला, और नीचे वाला पठार जो है 200 रांची का पठार हो गया। तो ऊपर का हिस्सा जो है नॉर्थ में आ गया दोस्तों हजारीबाग का पठार, जो कि उत्तर में यानी नॉर्थ में है। हजारीबाग के पठार में छोटा नागपुर के पठार में जो है कुछ पहाड़ियाँ भी पड़ती है, जिनमें से सबसे ऊँचा पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है, जो कि झारखंड में है। सबसे ऊंची चोटी दोस्तों छोटा नागपुर पठार की, याद रखें दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी छोटा नागपुर के पठार की कौन? पारसनाथ है। अब दोस्तों नीचे वाला हिस्सा आता है रांची का पठार। रांची का पठार यानी साउथ का पठार जो है दक्षिण में जो आता है वो आता है रांची का पठार। इसमें चर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो कि झारखंड में हैं। झारखंड का जिला सिंहभूम दोस्तों, एक झारखंड का जिला है सिंहभूम, जिसमें जादूगोड़ा की खान है, जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से जो है यूरेनियम जो है निकाला जाता है। सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की खान से निकाला जाता है यूरेनियम, जो कि झारखंड जिले में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, झारखंड जिले में स्थित है जादूगोड़ा की खान। यहाँ किस जिले में स्थित है? सिंहभूम जिले में जो है स्थित है। मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार दोस्तों, अब आता है मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। यह मेघालय में स्थित है शिलोंग का या मेघालय का पठार। यह राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार है दोस्तों। मेघालय का पठार जो है राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार है। यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मेघालय का पठार जो है दोस्तों, मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मेघालय के पठार की पहाड़ियाँ दोस्तों, मेघालय के पठार में जो है 5 पहाड़ियाँ आती हैं। पहली है दोस्तों खासी पहाड़ी, जहाँ चेरापूंजी खासी पहाड़ी में जो है एक जगह पड़ती है मासिनराम, जो विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यानी मासिनराम वह जगह है जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी 1150 सेंटीमीटर वर्षा होती है मासिनराम में। मेघालय की राजधानी शिलोंग दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलोंग जो है यह भी खासी पहाड़ियों में जो है स्थित है। नंबर 2 पर आता है दोस्तों गारो पहाड़ी और जयंती पहाड़ी। दोस्तों खासी और गारो और जयंती ये 3 पहाड़ियाँ जो हैं मेघालय राज्य में पड़ती हैं, और मिकिर पहाड़ी और रेगमा पहाड़ी जो है यह दोनों असम राज्य में जो है आती हैं। यानी 5 पहाड़ियाँ आती हैं मेघालय के पठार में, जिसमें से खासी, गारो और जयंती ये 3 पहाड़ियाँ जो है आती हैं मेघालय राज्य में, और 2 पहाड़ियाँ मिकिर और रेगमा पहाड़ी जो है आती हैं असम राज्य में। पश्चिमी घाट पर्वत दोस्तों, अब आता है पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको भ्रंश कगार भी जो है कहा जाता है। इसका विस्तार कहाँ तक है? ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी। तो पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार जो है ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी 1200 मीटर है पश्चिमी घाट की ऊंचाई। दूसरा सबसे लंबा पर्वत है दोस्तों, दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1600 किलोमीटर है जिसकी लंबाई पश्चिमी घाट पर्वत की। और पहले पर आता है हिमालय, जिसकी लंबाई जो है दोस्तों 2400 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों, 2400 किलोमीटर हिमालय की, और पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। दूसरा नाम क्या है पश्चिमी घाट का? सह्याद्री दोस्तों। दूसरा पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से भी जो है जानते हैं, याद रखेंगे। 16 डिग्री अक्षांश इस पर्वत को 2 भागों में बांटता है दोस्तों। 16 डिग्री अक्षांश जो है पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2 भागों में बांटता है, यानी 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है गोवा से होकर जो है निकलती है, यानी गोवा से होकर जो है जाती है, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2 भागों में जो है बांटती है। तो पहला भाग है दोस्तों उत्तर सह्याद्री, और दूसरा है दक्षिण सह्याद्री, यानी 2 भागों में बांटती है, उत्तर सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। यानी ऊपर का भाग जो हो गया नॉर्थ हो गया, नीचे का हो गया दोस्तों साउथ। अब उत्तर सह्याद्री में 2 पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिनमें जो है 2 चोटियाँ हैं। कल सुबई चोटी, जो कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है,
सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी आती है दोस्तों महाबलेश्वर चोटी। महाबलेश्वर चोटी उत्तर सह्याद्री की दूसरी चोटी, जहाँ से कृष्णा नदी का जो है उद्गम होता है। ये दोनों चोटियाँ जो है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में जो है पड़ती हैं। अब आता है दोस्तों दक्षिण सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री में भी दो चोटियाँ आती हैं। कुद्रेमुख चोटी जो कि दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरी चोटी है ब्रह्मगिरी चोटी यानी पहाड़ी, यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ये दोनों चोटियाँ जो है कर्नाटक राज्य में। याद रखें दोस्तों दक्षिण सह्याद्री की दोनों चोटियाँ जो हैं कर्नाटक में, उत्तर सह्याद्री की दोनों चोटियाँ जो हैं महाराष्ट्र राज्य में हैं। याद रखेंगे। नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों, अब आता है नीलगिरी पहाड़ी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में विस्तार है नीलगिरी पहाड़ियों का। पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर है। दोस्तों ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट बिंदु और ये हो गया हमारा पूर्वी घाट बिंदु, यानी यहाँ पर पड़ती हैं ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पे पश्चिमी घाट बिंदु मिलान बिंदु के बीच में पड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। सबसे ऊंची चोटी कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की? डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। डोडा बेट्टा की ऊंचाई दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों डोडा बेट्टा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। याद रखेंगे दोस्तों 2637 मीटर है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेट्टा किन पहाड़ियों की चोटी है दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियों की चोटी है। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों पर्वतीय नगर यानी हिल स्टेशन, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में पड़ता है। ऊटी यानी ऊतक मंडल जो है, इसको ऊतक मंडल भी कहा जाता है। यहाँ तमिलनाडु राज्य में। याद रखें दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है ऊटी यानी ऊतक मंडल। शांत घाटी इस पहाड़ी पर स्थित है, जो कि केरल में है। दोस्तों शांत घाटी पहाड़ी जो है वह नीलगिरी पहाड़ी में ही आती है और यह केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता यानी ज़्यादा जीव जंतु या हरे पौधे, अधिक से अधिक पौधे जो है कहाँ पाए जाते हैं? शांत घाटी में जो है सबसे अधिक जीव जंतु जो है पाए जाते हैं, यानी जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? शांत घाटी में पाए जाते हैं, यानी साइलेंट वैली में पाए जाते हैं सदाबहार वन। इस पहाड़ी पर तो टोडा जनजाति निवास करती है। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी पर जो है टोडा जनजाति निवास करती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला पर्वत कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत है सर्वाधिक जैव विविधता वाला। और सर्वाधिक जैव विविधता वाली घाटी पूछे तो साइलेंट वैली या शांत घाटी है। याद रखेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2012 में यूनेस्को की धरोहर में जो है शामिल किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2012 में यूनेस्को की धरोहर में जो है शामिल किया गया था। पूर्वी घाट पर्वत दोस्तों, अब आता है पूर्वी घाट पर्वत। ऊंचाई कितनी है इसकी? 700 से 11 मीटर है पूर्वी घाट पर्वत की ऊंचाई। विस्तार महानदी से नीलगिरी पहाड़ी तक है पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार, यानी महानदी से नीलगिरी पहाड़ी तक है पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार। यह कटा छटा पर्वत है। कटा छटा यानी नदियों द्वारा जो है इसको काटा छाटा, जब नदियाँ पूर्वी घाट पर्वत से होकर निकलती हैं या बहती हैं तो इसको तोड़कर जो है इसके अवसाद अपने साथ बहाकर जो है ले जाती हैं। तो इसीलिए जो है पूर्वी घाट पर्वत को जो है कटा छटा पर्वत जो है कहा जाता है। इस पर्वत की पहाड़ी या चोटी दोस्तों, इस पर्वत की यह पहाड़ी या चोटी महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी पर्वत, जिसकी ऊंचाई जो है 1501 मीटर है। यह उड़ीसा राज्य में है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। मलयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है। नल्लामलाई पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी और बेलीकोंडा पहाड़ी ये तीनों जो है आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। याद रखेंगे दोस्तों नल्लामलाई पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी और बेलीकोंडा पहाड़ी जो है ये तीनों जो है आंध्र प्रदेश में जो है पड़ती हैं। याद रखेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो है पड़ती हैं। पंचमलाई पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी और जावादी पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु राज्य में पड़ती हैं। याद रखेंगे दोस्तों ये 3 पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में पड़ती हैं। पंचमलाई पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी और जावादी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में पड़ती है। नल्लामलाई पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, बेलीकोंडा पहाड़ी ये अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ती हैं।
अन्नामलाई पहाड़ी दोस्तों, अन्नामलाई पहाड़ी जो है केरल राज्य में जो है पड़ती है। अन्नामलाई पहाड़ी में जो है अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई जो है 2697 मीटर है। यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2697 मीटर। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। याद रखेंगे दोस्तों। यह पश्चिमी घाट और केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों। अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट पर्वत और केरल राज्य की जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2697 मीटर है। इलायची पहाड़ी या कार्डेमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी या कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल व तमिलनाडु राज्य में हैं। यहाँ पर जो है इलायची की खेती की जाती है, इसीलिए जो है इनको इलायची की पहाड़ी जो है कहा जाता है। यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है दोस्तों। इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी जो है दक्षिण भारत की, यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। याद रखें, सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? इलायची की पहाड़ी। पालेनी पहाड़ी दोस्तों, पालेनी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है। और यहाँ पर एक पर्वतीय नगर पड़ता है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है कोडाई कनाल। याद रखें दोस्तों, कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु राज्य में जो है पड़ता है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों तटीय मैदान। अब प्रायद्वीप पठार के बारे में पढ़ा था, अब आते हैं तटीय मैदान। इनका निर्माण जो है नदियों द्वारा जमा अवसाद से हुआ था दोस्तों। यानी तटीय मैदानों का निर्माण जो है नदियों द्वारा जमा अवसाद से, यानी जब नदियाँ जो हैं पर्वतों के बीच से बहती हैं तो उनको काट कर जो है उनके कुछ अवसाद को, यानी पत्थर कंकड़ बालू रेत को जो है अपने साथ बहा कर ले आती हैं, उनको जो है इकट्ठा कर देती है। तो उसी कारण जो है तटीय मैदानों का जो है विस्तार हुआ है, यानी निर्माण हुआ है। गुजरात के मैदान को जो दोस्तों काठियावाड़ का मैदान कहा जाता है। महाराष्ट्र और गोवा के मैदान को जो है कोंकण तट कहा जाता है। याद रखेंगे। कर्नाटक के मैदान को जो है कनारा या कन्नड़ तट जो है कहा जाता है। केरल के मैदान को मालाबार तट कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, केरल के मैदान को जो है मालाबार तट कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार कोई प्रश्न पूछा जा चुका है। पश्चिम बंगाल के मैदान को बैगा तट कहा जाता है। उड़ीसा के तट को जो है उत्काल तट जो है कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के तट को जो है उत्तरी सरकार तट जो है कहा जाता है। और सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तमिलनाडु का मैदान जो है इसको कोरोमंडल तट के नाम से जो है जाना जाता है। यानी तमिलनाडु के तटीय मैदान को जो है कोरोमंडल तट के नाम से जो है जाना जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।